नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 6 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। सुबह सुबह आज मैंने एक टेस्ट अपलोड कर दिया था। रोज़ एक कम से कम टेस्ट लगाइए और साथ में जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एमसीक्यू अपलोड होता है वो भी कीजिए और न्यूज़पेपर डिस्कशन को फॉलो कीजिए। इतना आपको रोज़ करना पड़ेगा। ध्यान रखिए एक चीज़, टेस्ट सीरीज़ लगाने से या प्रैक्टिस करने से आपका पीटी सिक्योर होता चला जाता है। प्रैक्टिस से ही पीटी निकलता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये तो हेडलाइन है कि आप महाराष्ट्र में जो खींचातानी चल रही है, पैसे, कुर्सियों और पावरों की, उनकी बातें हो रही है। इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। इसमें जो रिलेवेंट चीज़ था कि कैसे अर्हता घोषित की जाती है, कैसे पार्टी का विलय होता है, वो मैं पिछले लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ। आज का अपना पहला टॉपिक क्या है? देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। किसने की है? कैबिनेट ने। ओके, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्या है? और ये जो 20 जून से आपका मानसून सत्र शुरू होगा, उस मानसून सत्र में इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग कि क्या है ये बिल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि उसके डिजिटल डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वह निजी कंपनियों के साथ सरकार से भी अपने डेटा की जानकारी मांग सकता है। साथ ही बड़ी टेक कंपनियों सभी को यह बताना पड़ेगा कि आपका डाटा कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। डाटा गलत इस्तेमाल होने पर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में शिकायत भी कर सकेंगे, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड नामक एक संस्था की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की जाएगी। बड़ी टेक कंपनियां या कोई भी निजी संस्था अपने डिजिटल डेटा को किसी दूसरे के साथ आपकी इजाज़त के बगैर साझा नहीं कर सकेगी। और विशेष परिस्थिति में सरकार को इस नियम से छूट दी गई है कि सरकार को इस नियम से छूट दी गई है। इस बिल के कानून बनने पर दिन भर आने वाले डिजिटल मार्केटिंग का कॉल के खिलाफ भी बोर्ड में आप शिकायत दर्ज करा सकेंगे। एक कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड ऐड आने लग जाते हैं, उसी से रिलेटेड कॉल आने लग जाते हैं। इन सभी को लेकर आप शिकायत भी दर्ज कर पाएंगे, यानी कि जनता के हाथों में अब थोड़ी सी ज़्यादा शक्ति होगी। अगर इस प्रकार के कॉल आपकी बिना मर्जी का आ रहे हैं तो नंबर को सबूत मानकर शिकायत कर सकेंगे। सरकार का यह भी कहना है कि डेटा अब इकोनॉमी का ईंधन हो गया है। डेटा सुरक्षा नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर बिल में 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है, जिसे 500 करोड़ रुपए तक ले जाने की गुंजाइश रखी गई है। डिजिटल डेटा के गलत इस्तेमाल से प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकेगा। देखिए, अभी ये एक्ट तो बना नहीं है, अभी ये क्या है? अभी ये विधेयक है। विधेयक जब पारित हो जाता है संसद के दोनों सदनों से और राष्ट्रपति जी का जब साइन हो जाता है तब जाके ये एक्ट बन जाता है। तो जब ये एक्ट बनेगा, मानसून सत्र में 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल एक आइडिया होना चाहिए कि भारत सरकार ने क्या किया है। कैबिनेट से इसको मंजूरी दे दी गई है और अब क्या होगा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को भारत में बहुत जल्द लाया जाएगा। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। एक आप लोगों की नौकरी के लिए न्यूज़ है। देखिए, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अब पीएचडी अनिवार्य नहीं होगा, नेट होगी न्यूनतम योग्यता। नेट जो होता है उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप प्रोफेसर बन सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। अगला जो न्यूज़ है आपका, वो किससे संबंधित है? तो है आपका बीआरआई से संबंधित, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको मैं आपको आज ज़रूर समझाऊंगा, डिटेल में मैप सहित मैं समझा दूंगा, ताकि इससे जुड़े हुए टॉपिक से अगर सवाल पूछे जाते हैं या नहीं भी पूछे जाते हैं तो भी आप भारत चीन रिलेशन में बीआरआई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो बीआरआई का प्रमुख रूप से विरोध कर रहा है। बाकी अपने जितने पड़ोसी देश हैं सब बीआरआई का हिस्सा है। नेपाल से लेकर बांग्लादेश से लेकर सब बीआरआई का हिस्सा है। भारत बीआरआई का हिस्सा नहीं है। तो बीआरआई आखिर है क्या भाई, तो उसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इस मैप को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये चीन है, ये आपका ईस्ट एशिया है, पूर्वी एशिया का भाग है थोड़ा सा, और उसमें भी सेंट्रल एशिया का भी भाग है। ये आपका यूरोप है। देखिए यहाँ पर क्या बनाया हुआ है। बीआरआई का मतलब क्या है? एक तो है समुद्री मार्ग, आपको दिख रहा होगा, जो कहाँ तक जा रही है, इटली का एक बंदरगाह है वहाँ तक जा रही है। दूसरा आपको सड़क रास्ते दिख रहे होंगे, ये कहाँ तक जा रही है? ये आपका देखिए यहाँ से लेकर पूरे यूरोप को कनेक्टिविटी करने का उद्देश्य रखा गया था इसमें। यही है बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं इसको। इसका थोड़ा सा छोटा छोटा सब खंड भी है। देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत जो है वो बीआरआई का हिस्सा नहीं है। बाकी आपको दिखेगा यहाँ पर म्यांमार भी हिस्सा है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान भी हिस्सा है, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश भी हिस्सा है, यहाँ पर श्रीलंका भी हिस्सा है, अफ्रीका के भी बहुत सारे देश हिस्से हैं, और यहाँ पर सेंट्रल एशिया और यूरोप के भी बहुत सारे देश बीआरआई के हिस्से बने हुए हैं। बीआरआई दरअसल में है क्या, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए यह 2013 में शुरू की गई मल्टी डॉलर अरब की पहल
मल्टी अरब डॉलर की एक पहल है चीन की। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका, यूरोप की भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क को जोड़ना है। इसका उद्देश्य विश्व में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करना है, जो बदले में चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगा। रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग व अन्य बुनियादी ढांचे जैसे BRI परियोजना में सहयोग करने के लिए 100 से अधिक देशों ने चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 100 से ज़्यादा देशों को BRI में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत इसका हमेशा से विरोध क्यों करता आ रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर भारत एक ही कारण से इसका विरोध कर रहा है। आपको जो ये दिख रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये देखिए ये भारत का नक्शा है। ये POK से गुजर रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजर रहा है, जिसको हम अपना मानते हैं। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है और हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सॉवरेनिटी संप्रभुता को उल्लंघन करती है BRI। इस चीज़ का ध्यान रखें, संप्रभुता का उल्लंघन करती है। सही शब्दों को लिख कर आइएगा आंसर में, अधिक अंक मिलेंगे आपको। ओके, अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2000 से 2020 तक चीन ने अफ्रीकी देशों में 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़क व रेल मार्ग, बड़े पैमाने पर 80 से अधिक विद्युत सुविधाओं के निर्माण में मदद की, 130 से अधिक चिकित्सा सुविधाएं, 45 खेल स्थल, 170 से अधिक स्कूलों को भी स्थापित किया। कहाँ पर? अफ्रीका में। ओके, इसी के बाद इसने BRI को भी शुरू किया था कि BRI को इन्होंने ये रखा था कि हम पूरे दुनिया को पुराने सिल्क मार्ग जो है, पुराना जो सिल्क रूट आपने पढ़ा है कनिष्कों के समय में, कुषाण के समय में, उस सिल्क रूट को फिर से जिंदा करना चाहता है चीन। ओके, BRI के तहत गतिविधियां कौन कौन सी हैं? इसमें 5 प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। नीति समन्वय, व्यापार संवर्धन, भौतिक संपर्क, रेमनबी चीन की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, पीपुल टू पीपुल संपर्क। चाइनीज सरकार जो है, चीन की सरकार जो है, वो अपनी मुद्रा का, अपनी करेंसी का, अपने संस्कृति का, कल्चर का एक्सपोर्ट करना चाहती है पूरी दुनिया में और सुपर पावर बनना चाहते हैं। सुपर पावर सिर्फ पैसे और हथियार से नहीं बनते हैं, उनका कल्चर भी एक्सपोर्ट होता है। अमेरिकन कल्चर भारत सहित पूरे दुनिया में आपको दिखेगा, तभी अमेरिका सुपर पावर है। जिस दिन इंडियन कल्चर आपको पूरी दुनिया में दिखने लग जाए, इस दिन इंडिया भी सुपर पावर बन जाएगा। ओके, BRI के तहत मार्ग कौन कौन से हैं? न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इसमें चीन के उत्तर में व्यापार और निवेश केंद्र शामिल हैं, जिसमें म्यांमार और भारत के माध्यम से यूरेशिया तक पहुंच बनाना है। मैरीटाइम सिल्क रोड, ये दक्षिण चीन सागर शुरू होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाती है और फिर हिंद महासागर के आसपास अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचती है। संबंधित चिंताएं कौन सी है? भारत और विश्व के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा हमारा सबसे बड़ा चिंता है। बाकी दुनिया के लिए भी चिंता है कि चीन इसके तहत बहुत बड़ी मात्रा में ऋण दे रहा है देशों को और ऋण जाल में फंसाकर फिर उनके संप्रभुता को उल्लंघन करता है। जैसे जो श्रीलंका देश है, उसका हम्बन टोटा बंदरगाह हथिया लिया था चीन ने, किसके माध्यम से? बहुत सारा ऋण दे दिया। श्रीलंका उतना ऋण चुकाने के लायक नहीं है और जब वो ऋण नहीं चुका पाया तो उसका हम्बन टोटा बंदरगाह ले लिया। BRI की एक और खामी है कि इसमें किस देश को कितना ऋण दिया गया और किन शर्तों पर ऋण दिया गया है, ये भी क्लियर नहीं करता है चीन। ना तो उस देश के द्वारा किया जाता है, ना तो चीन के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। पारदर्शिता की कमी इसी को कहते हैं। BRI में प्रतिपक्ष में पहल हमें अब ये नहीं देखना है, हमें मुख्य रूप से ये देखना है कि BRI के काउंटर में कौन कौन से पहल चलाए गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा। क्या है? B3W, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। B3W क्या है? G7 देशों ने चीन के BRI का मुकाबला करने के लिए 47वें G7 शिखर सम्मेलन बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल की प्रस्ताव रखी थी। किसने रखा है इस प्रस्ताव को? तो G7 के देशों ने रखा। BRI को काउंटर करने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए G7 देशों ने इस पहल को शुरू की थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसका उद्देश्य विकासशील और कम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचा के निवेश घाटे को दूर करना है। ब्लू डॉट नेटवर्क, इसमें देखिए कौन कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा गठित एक बहुहितधारक पहल है जो वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय मानों को बढ़ावा देने, सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए इसको बनाया गया है। BDN को औपचारिक रूप से नवंबर 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम घोषित किया गया था। ग्लोबल गेटवे, BRI के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यूरोपीय संघ ने हाल ही में ग्लोबल गेटवे नामक एक नई बुनियादी ढांचा विकास योजना शुरू की है। आगे की राह हमें नहीं पढ़ना है। BRI के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा। जब भी भारत और चीन रिलेशन की बात आती है तो BRI की बात जरूर आती है, क्योंकि POK से गुजर रहा है। POK हमारा है, हमारे संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है चीन, और भारत BRI पहल का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत दूसरे देशों को भी सचेत करता है कि आप BRI पहल का हिस्सा मत बनिए, उसका हिस्सा मत बनिए। ओके, अगले टॉपिक और हम लोग चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की बहाली हो रही है। इसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था
व्यवस्था आपको पता ही होगा, जिसमें CJI होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के और भी कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और कुछ और न्यायाधीशों से मिलकर एक कॉलेजियम बनता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा बनाया जाता है। और उससे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में किस जज को अपॉइंट करना है, किस जज को हटाना है, ये सब चीज़ें तय की जाती है। हटाना तो तय नहीं करते, हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लंघन है, मतलब उल्लेख है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत के 5 सदस्य कॉलेजियम ने बैठक में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को खाली 3 पदों को भरने का, सुप्रीम कोर्ट का कामकाज सुचारू रूप से चलाने या मुकदमों को ढेर खत्म करने को लेकर विचार विमर्श किया। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत होने की योग्यता रखने वाले हाई कोर्ट के वरिष्ठ और योग्य न्यायाधीशों के नाम पर विचार करने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भुइया व केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भट्टी को हर तरह से उपयोग योग्य पाते हुए नामों की सिफारिश की है। ये हैं जस्टिस भुइया और जस्टिस भट्टी हैं तेलंगाना हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इनको अब कहाँ पर लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज़्यादा PT में पूछ लेगा, और तो अभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगला जो टॉपिक है ये आपका PT फैक्ट है, और आने वाले समय मेंस एग्जामिनेशन में भी भारत और ताइवान रिलेशन से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी मैं घर पे हूँ तो थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा देरी हो सकता है। सुबह सुबह मैंने टेस्ट अपलोड कर दिया था, न्यूज़पेपर भी आपका अपलोड होगा, लेकिन न्यूज़पेपर थोड़ा सा देर हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी मुझे। ताइवान लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की तरफ संकेत दे रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ताइवान जो है इसको भारत सरकार ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती है। चीन के दबाव में आकर हमने ताइवान को इन देश मानने से मना कर दिया। हम चीन का ही हिस्सा मानते हैं इसको। हम ताइवान को क्या बोलते हैं, भारत सरकार ऑफिशियली चीनी ताइपे नाम से जानते हैं। भारत के गवर्नमेंट के द्वारा चीनी ताइपे नाम से संबोधित किया था ताइवान को। ताइवान फार्मोसा द्वीप पर है, जो चांग काई शेक का आपने नाम सुना होगा। चांग काई शेक के समर्थक जहाँ पर जाके बस गए थे वही है ताइवान। आपने चाइना का गृह युद्ध सुना होगा, है ना, फ्लैग मार्च सुना होगा माओ का। तो इन सब चीज़ों के बारे में विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तो आपको ताइवान अच्छे से समझ आएगा। देखिए ताइवान ने क्या किया है, दिल्ली और चेन्नई के बाद अब मुंबई में भी कूटनीतिक केंद्र खुलेगा। कूटनीतिक केंद्र क्या होता है, ऑफिशियल दूतावास तो ताइवान का भारत में हो नहीं सकता, क्योंकि भारत सरकार उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है, लेकिन कूटनीतिक केंद्र खोल सकता है। भारत में इससे पहले भी 2 कूटनीतिक केंद्र थे, एक दिल्ली में, एक चेन्नई में। एक और कहाँ पर खोला जाएगा, मुंबई में अब कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा। PT फैक्ट है आपके लिए, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह केंद्र मुंबई में ताइपेई आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर होगा। ऐसा केंद्र दिल्ली व चेन्नई में भी है। माना जा रहा है कि चीन इस कदम को लेकर न कभों सिकोड़ सकता है। ताइवान को चीन अपना अभिन्न अंग मानता है, उसके दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक वो नापसंद करता है, लेकिन भारत में इसका कूटनीतिक सेंटर, तीसरा कूटनीतिक सेंटर खुल रहा है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसमें कुछ भी न्यूज़ नहीं है अभी ऐसा जो आपको मैं बता सकूँ। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो आपका PT फैक्ट से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, भारतीय जापानी नौसेना का 6 दिवसीय संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। यहाँ से सवाल PT में बहुत बार पूछे गए हैं। स्टेट PCS का फेवरेट होता है युद्धाभ्यास। आपसी सैन्य सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य भारत और जापान के नौसेना ने बुधवार को विशाखापत्तनम, कहाँ पर, वाईजैक जिसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम में 6 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 GMAX 2023, GMAX नाम है, GMAX नाम है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। GMAX, जे से जापान, जे से GMAX। समुद्री अभ्यास 2023 का यह 11वां संस्करण है। 2012 में जापान में इसकी शुरुआत हुई थी। जापान में 2012 से शुरुआत हुई है इसका, 2012 से जापान में शुरुआत हुई है। स्टेटमेंट वाले में भी बना पूछा जा सकता है आपसे युद्धाभ्यास के बारे में सवाल, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसको। नौसेना ने अभ्यास के लिए भारत के पहले स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली, स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉर्वेट INS कारमोटा, बेड़े के टैंकर INS शक्ति, एक पनडुब्बी समुद्री गश्ती विमान, इन सब को लेकर युद्धाभ्यास को शुरू किया है। GMAX नाम है। GMAX 23 कहाँ पर हो रहा है, तो विशाखापत्तनम में हो रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ये शेरपा है। शेरपा किस चीज़ का है, तो ये G20 का शेरपा है। शेरपा का मतलब क्या होता है, G20 जो आयोजित होगा ना भारत में, उसके कर्ता धर्ता यही महोदय हैं, अमिताभ कांत इनका नाम है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और शहरीकरण पर ध्यान देकर 8 से 9% की ऊंची दर हासिल की जा सकती है। उन्होंने भारत के मध्यम वर्ग का उदय शीर्षक से जारी रिपोर्ट के मौके पर कहा कि जनगणना मानदंडों के हिसाब से करीब 5,500 छोटे किसानों के नियोजन की जरूरत है और इनका समाधान पर्यावरणीय अनुकूल शहरीकरण है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि छोटे शहरों की ज़रूरत है। मैंने किसान बोल दिया था, 5,500 छोटे शहर चाहिए हमें। नियोजन की ज़रूरत है। नियोजन का मतलब क्या होता है कि छोटे शहर, अर्बन प्लानिंग की हमें ज़रूरत है।
मुख्य रूप से ये कह रहे हैं। और वो किस हिसाब से होना चाहिए? पर्यावरणीय अनुकूल शहरीकरण होना चाहिए। इसमें देश में वृद्धि को गति देने के काफ़ी अवसर हैं। उन्होंने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का दक्षिणी भाग तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और शहरीकरण हो रहा है, जबकि पूर्वी भाग इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पूर्वी भाग बोले तो देश का अपना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब इलाका, उड़ीसा, ये सब पूर्वी भाग हो गया। इन्होंने बोला कि देश का दक्षिणी भाग तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन पूर्वी भाग अभी भी नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का दक्षिणी भाग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला हिस्सा है। कौन सा? पूर्वी भाग। पूर्वी भाग सबसे ज़्यादा आबादी वाला हिस्सा है। कांत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास में क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? आपसे क्षेत्रीय संतुलन यानी कि रीजनल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि क्यों भारत में क्षेत्रीय विकास अभी भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। आपको ये पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट क्यों पश्चिमी कोस्ट जो है अपना उसी पर है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपको यहीं पर दिखेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट कम दिखेगा। आपको क्यों है ऐसा, इसके कारण बताइए और इसका सुझाव दीजिए। तो आप इनके बातों को वहाँ पर कोट कर सकते हैं, अमिताभ कांत जी के बातों को आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं, रेफरेंस देकर लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिपोर्ट का क्या नाम है? भारत के मध्यम वर्ग का उदय शीर्षक से इन्होंने रिपोर्ट जारी की। भारत के मध्यम वर्ग का उदय, मिडिल क्लास का भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उदय हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट छापा। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने बोला है ये कि G20 के शेरपा हैं। इन्होंने बोला है कि भारत में शहरीकरण की परम आवश्यक है, छोटे छोटे शहर बनाना है, पर्यावरण अनुकूल शहरों का हमें निर्माण करना है। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, और हमने लक्ष्य क्या रखा है कि 2047 से पहले तक हमें डेवलप कंट्री हो जाना है। अब आपको मैं एक न्यूज़ दिखा देता हूँ, इस आर्टिकल को बस आप पढ़ लीजिएगा आप। इसमें एक कमेटी का नाम था जिसमें से सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में और मेंस में भी पूछा गया है, तो वहाँ से आपसे भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी ने, ये कस्तूरी रंगन कौन है? के कस्तूरी रंगन, तो ये पहले इसरो के चीफ रहे हैं। एक के कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? तो पश्चिमी घाट के डेवलपमेंट से संबंधित है। पश्चिमी घाट जो अपने देश में है, पश्चिमी घाट का जो क्षरण हो रहा है, संरक्षण उनको करना है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, इससे संबंधित भी है के कस्तूरी रंगन समिति। और एक के कस्तूरी रंगन समिति है कि भाई एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में किस प्रकार से बदलाव किया जाए, उससे भी संबंधित है। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? इन्होंने रिकमेंड किया था कि 11वीं और 12वीं में कम से कम 2 भारतीय भाषाओं को पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि भारत की जो बहुत सारी मातृभाषाएं हैं, उनके बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है धीरे धीरे। बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो विलुप्त हो जाएंगी समय के साथ, इसलिए इन्होंने ये बातें की थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा हावी है और हमें गुलामी की मानसिकता को छोड़ना चाहिए और हमें इंग्लिश की जगह पर भारतीय भाषा को भी बढ़ावा बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन इंग्लिश वो भाषा है जो पूरे देश को, उत्तर दक्षिण को, तमिल को नॉन तमिल से, तेलुगु को नॉन तेलुगु से, हिंदी को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से कनेक्ट करने का काम कौन सी भाषा करती है? तो इंग्लिश भाषा करती है। और ये ज़रूरी होता है, कभी भी किसी पर भाषा थोपा नहीं जा सकता, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मुझे और इसमें कुछ नहीं समझाना था, बस मुझे एक कमेटी के बारे में बताना था कि कस्तूरी रंगन कमेटी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आए दिन आपको देखता होगा बदलाव किया जा रहा है 11th में, 12th में, 10th में। तो इसलिए के कस्तूरी रंगन समिति को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और के कस्तूरी रंगन समिति 2 चीज़ों से संबंधित बताया है मैंने आपको। एक पश्चिमी घाट जो है अपने देश का, सह्याद्री श्रेणी जिसको कहा जाता है, उसका क्षरण किस प्रकार से हो रहा है और उसका संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है, इससे भी संबंधित है आपका के कस्तूरी रंगन समिति। और एनसीईआरटी को कैसे हमें रिलेवेंट बनाना है, पाठ्यक्रमों का कैसे सुधार करना है, इससे भी जुड़ा हुआ है के कस्तूरी रंगन समिति। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला जो न्यूज़ है, उससे पहले मैं आपको बिहार स्पेशल का एक न्यूज़ और दृष्टि का 2 न्यूज़ मैं आपको कवर करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो बस एक ही न्यूज़ था, देश में बनेगी सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये सवाल थोड़ी ना पूछेगा, जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा है, उसके बाद में बिहार स्पेशल में बहुत बड़ी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल 1.80 लाख मेगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा प्लांट की क्षमता है अपने देश में, बस एक आंकड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं दृष्टि वाले न्यूज़ पर। देखिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है कि हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस B6GA यानी कि भारत 6G अलायंस लॉन्च किया गया है। भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया हाल ही में, और जो नई चीज़ें लॉन्च की जाती है उससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत 240.51 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए परियोजना के लिए 2 समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6G अलायंस को पहले समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका काम क्या है और क्या काम करना चाहते, उद्देश्य क्या है। देखिए परिचय क्या दिया हुआ है,
B6G एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान, मानक विकास संगठन शामिल होंगे। कौन कौन? भारत सरकारी कंपनी, निजी कंपनी, कुछ एजुकेशन वाले एकेडमिक बैकग्राउंड के शिक्षक लोग, अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ शामिल होंगे, मानक विकास संगठन भी शामिल होंगे जो मानक तय करते हैं किसी भी चीज़ का कि क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, 3 स्टार देते हैं, 5 स्टार देते हैं, उनको भी शामिल किया है। यह अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए 6G प्रौद्योगिकी युक्त वैश्विक गठबंधन के साथ साझेदारी और तालमेल स्थापित करेगा। अब ये अलायंस क्या करेगा? दुनिया में जहाँ जहाँ पर 6G में काम हो रहा है उन सब को उठाकर भारत लाएगा और भारत में इम्प्लीमेंट करेगा। सीधी सी बात में, सामान्य भाषा में इसको समझिए। ओके, उद्देश्य क्या है इसका? प्राथमिक उद्देश्य 6G प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों को समझना, आम सहमति को बढ़ावा देना, उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान और विकास योजना को आगे बढ़ाना है। देखिए 2024 से क्या होने वाला है। 2024 से होने वाला है कि जैसे इस तरह से अभी ये 4G आप काम करता है, 4G आप लोग यूज करते हैं, उसी तरीके से आप 2024 से 5G यूज करने लग जाएंगे। पूरे देश में 5G फैल जाएगा जैसे अभी 4G फैला हुआ है। लेकिन 2030 तक क्या होगा? 5G समाप्त हो जाएगा, 6G आ जाएगा जिसमें 1 सेकंड में आप GB की मूवी डाउनलोड करेंगे। वैसे तो 5G में ही GB का स्पीड मिलना चाहिए कि 1 Gbps का स्पीड मिलना चाहिए कि भाई 1 सेकंड दबाया 1 GB के फाइल पर वो डाउनलोड हो गया। लेकिन 5G अपने यहाँ पता ही है, 4G भी 2G के जैसे चलता है, पता ही है आपको। तो 6G जब आ जाएगा तो प्रैक्टिकली कितना भी कमज़ोर रहेगा 6G, तो आप एक मूवी डाउनलोड करेंगे 1 क्लिक में। जैसे फ़ोटो डाउनलोड करते वैसे ही मूवी डाउनलोड करेंगे आप। ओके, इससे भारत को 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कई सारे लोग इंटरनेट का समाज पर प्रभाव समझ नहीं पाते। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन कीजिए 2016 ईस्वी को जब आप इंटरनेट पर कितना ज़्यादा यूज करते थे आप। क्या आप पढ़ पाते इंटरनेट से 2016 ईस्वी में इतना तेज़ी से जितना आज आप पढ़ रहे हैं? और आज आप इमेजिन कीजिए 2023 को। यही बदलाव किया है जीवन में आपके 4G तकनीक ने। तो जब 5G तकनीक आएगा तो वो भी आपके जीवन में बदलाव डालेगा। सारे बैंक के ब्रांचेज बंद होने वाले हैं कुछ दिनों में, है ना। तो उसके जगह पर सब ऑनलाइन हो जाएगा, 100% ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ। और 6G आएगा तो सोचिए कहाँ पर रहेंगे हम लोग। इससे भारत में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर विनिर्माण में अपनी शक्ति का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी। 6G प्रौद्योगिकी क्या है? 6G प्रौद्योगिकी 5G प्रौद्योगिकी का उत्तराधिकारी है, जिसे वर्तमान भारत में सहित विभिन्न देशों में शुरू किया जा रहा है। देखिए अलग अलग है ये, पहले जनरेशन से छठे जनरेशन तक हम लोग आए हैं अलग अलग दौर में। 1980, 1990, 2030 तक हम लोग कहाँ पर होंगे? 6G में होंगे, 6G में होंगे। ओके, उम्मीद है कि 5G प्रौद्योगिकी की तुलना में 6G प्रौद्योगिकी 100 गुना तेज चलेगी। यानी कि 5G से अगर आप 1 सेकंड में इमेजिन कीजिए 1 सेकंड में आप अगर 900 MB का फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें 9000 MB यानी कि 9 GB के लगभग में आप फाइल डाउनलोड करेंगे 1 सेकंड में। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे पता है कई सारे लोग भौं ऊपर उठ गए होंगे कि यह संभव है। ऐसा संभव है, आने वाले समय में आपको दिखेगा। होलोग्राफिक संचार, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, क्वांटम इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए अनुप्रयोग और सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए 6G प्रौद्योगिकी की कल्पना की गई है। 6G में होलोग्राफिक संचार वास्तविक समय 3D होलोग्राफिक छवियों का प्रदर्शन को संदर्भित करता है, जो गहनता के साथ साथ जीवन संचार अनुभवों को सक्षम बनाता है। 6G में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भविष्य की एक तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को अपने विचारों से कंप्यूटर उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगी। एलन मस्क जो बना रहे हैं ब्रेन में चिप लगाने वाली तकनीक, वो सभी उसी फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत से चल पाएगा। इसका उद्देश्य आवृत्ति के टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग करना, जो वर्तमान में अप्रयुक्त है। ये तरंगें अत्यधिक छोटी और कमज़ोर होती, लेकिन ये अत्यधिक मात्रा मुफ्त स्पेक्ट्रम के साथ शानदार डेटा दरों को उपलब्ध करवाती हैं लोगों को। तो 6G के बारे में एक आइडिया लग गया होगा। मुख्य रूप से आपको किसके बारे में आइडिया चाहिए था? 6G अलायंस के बारे में पता होना चाहिए था, जो भारत सरकार बना रही है। ग्लोबल क्या बना रही है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत 6G अलायंस। इसको जरूर ध्यान में रखिए, कौन कौन शामिल है इसको भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर मैंने बताया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, बिहार स्पेशल। कल बिहार सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, 4 जुलाई को किया है। और ये काम बहुत दिनों से था कि है बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन अब हो गया है। 4 जुलाई 2023 को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, जिनको भी 68वीं BPSC का मेंस देना है, या 68वीं का तो हो गया, 69वीं BPSC का जिनको भी मेंस देना है, लिख के रख लीजिए। 90% से ज़्यादा चांस है कि यहाँ से आपका सवाल पूछा जाएगा। PT में पूछा जाए, मेंस में पूछा जाए, हो सकता है दोनों में पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा जाएगा। बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की स्वीकृति दे दी गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। क्या है भाई? बायोफ्यूल का जो लोग उत्पादन करेंगे ना, उनको बिहार सरकार प्रोत्साहन देगी। बायोफ्यूल तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है।
इस नीति के अंतर्गत बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। मान लीजिए बायोफ्यूल बनाने के लिए आपने प्लांट लगाया, 100 रुपये का वो प्लांट आया, तो आपको 85 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 15 रुपये कौन देगी? तो बिहार सरकार आपको दे देगी। लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है। क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक का होगा। आपने कितने का भी मशीन खरीदा है, लेकिन 5 करोड़ रुपये तक का अधिकतम आपको बिहार सरकार मदद कर सकती है। SC ST, अति पिछड़ा महिला, OBC महिला है, OBC पुरुष नहीं लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखना यहाँ। दिव्यांग, वॉर विडो, जिनके पति वगैरह शहीद हो गए हैं, वॉर विडो उनको कहा जाता है। एसिड अटैक से पीड़ित व थर्ड जेंडर के उद्यमी, थर्ड जेंडर यानी कि जो आपके किन्नर होते हैं या जो महिला पुरुष दोनों ही नहीं होते, जिनका जन्म के समय लिंग उनके वर्तमान लिंग से मैच नहीं करता, उनको कहा जाता है ट्रांसजेंडरों में लाया जाता है। तो थर्ड लिंग की परिभाषा आधिकारिक रूप से यही है। उद्यमियों को प्लांट और मशीनरी की लागत का 15.75% और अधिकतम 5 करोड़ 25 लाख रुपए तक का दिया जाए। देखो, सामान्य लोगों को तो 5 करोड़ तक का दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को आपको 5 करोड़ 25 लाख रुपए तक का अनुदान राशि दिया जाएगा। ओके। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि इस नीति के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए इकाइयों को स्टैंड 1 क्लियरेंस के आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। साथ ही इन इकाइयों को 30 जून 2025 तक वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। यह नीति संकल्प निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2028 तक प्रभावित रहेगी। कब तक रहेगी? 2028 तक। अपर सचिव ने बताया कि बायोफ्यूल के उत्पादन से जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी। बायोफ्यूल के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। किसानों को गन्ना और अनाज उत्पादन का शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही कचरे को कंपोस्ट गैस से परिवर्तित करने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे। बायोफ्यूल के उपयोग से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, आपसे सवाल में डायरेक्ट यही पूछ सकता है। तो 5-10 पॉइंट आप सोचकर इंटरनेट पर सर्च करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। बायोफ्यूल प्रौद्योगिकी अपनाने के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं और कौन कौन सी इसको अपनाने में चुनौतियां हैं, चुनौतियां कौन कौन सी है बायोफ्यूल को अपनाने में, उसको भी आप लिख कर रख लेंगे। तो आपका मेंस का ये टॉपिक तैयार होकर रखा जाएगा और आप मेंस देने से पहले एक बार पलट लेंगे तो आपका तैयार रहेगा सब कुछ। ओके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उसके बाद इन्होंने कि कैबिनेट ने इकाइयों द्वारा वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 करने की स्वीकृति दी है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 लागू होने के बाद से राज्य में कपड़े और चमड़े के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहन मिला है। कैबिनेट ने बिहार वस्तुविध सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा पर नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में 25% वेटेज देने की स्वीकृति दी है। तो बस इसको आप ध्यान में रखिएगा, इतने आंकड़ों मत फंसी, आप फंस जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, दूसरा भी न्यूज़ था इसमें, एक और हेडलाइन था कि भाई यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन वस्त्र और चर्म नीति 2022 के तहत जो लोग आवेदन कर रहे थे उनको अब 2024 तक के आवेदन के लिए बोल दिया गया कि आप 2024 तक आवेदन कर सकते, आपको भी हम लोग अनुदान देंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पटना और मुजफ्फरपुर जिले में 1000 से अधिक स्टिचिंग मशीन के साथ टेक्सटाइल बैग बनाने की इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। कहाँ कहाँ पर? पटना और स्टिचिंग मशीन, सिलाई मशीन को कहते हैं यार, अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने। मुजफ्फरपुर में RCS इंटरनेशनल, V2 आदि कंपनियों द्वारा वस्त्र निर्माण की इकाई स्थापित की जा रही है। चमड़ा क्षेत्र में 7 कंपनियों के द्वारा मधुबनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजना लाई जा रही है। तो मधुबनी में ही चमड़ा के लिए परियोजना लगाई जा रही है। पटना और मुजफ्फरपुर में स्टिचिंग मशीन देकर हम लोग बैग वगैरह का उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ों से लोगों की आय बढ़ सकती है। और आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन नीति को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। छोटा सा वीडियो लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। BRI मुझे समझाना था आपको और शहरीकरण भी समझाना था। जो शेरपा है, जो G20 का अमिताभ कांत, उन्होंने बयान दिया है। पहले वो नीति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष रह चुके हैं अमिताभ कांत जी। तो इस दोनों न्यूज़ को ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर हम लोग कल मिलते हैं, कल न्यूज़ पर डिस्कशन में, और आज भी दिन भर में और बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे, उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।